बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है यूएचएस टॉपिक नंबर 14 दैट इज रिप्रोडक्शन। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। इसमें एक गैमेटोजेनेसिस है और दूसरा जो है वो हार्मोनल कंट्रोल है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये हमारे कंटेंट्स हैं जो आपको बुक 2 के चैप्टर नंबर 18 चैप्टर नंबर 4 जो है वो बुक 2 का सेकंड ईयर का, उसमें से आपको ये सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल का, उसमें माइटोसिस और मियोसिस, उसको थोड़ा सा साथ हम टच करेंगे हम गैमेटोजेनेसिस में, और थोड़ा सा टच जो है वो साथ में चैप्टर नंबर 17 के हार्मोन्स का पर्टिकुलरली जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं उनका जो वो होगा उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेन कंटेंट्स आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 18 से, और थोड़ा सा आपको जो साथ में टच करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 17 को और चैप्टर नंबर 21 को। और उसके अलावा जब आपको कैम्ब्रिज की जो बुक है ए लेवल की, उसमें से आपको ये कंटेंट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन के अमल को कहते हैं। और ये जो गैमेटोजेनेसिस है, ये गैमेटोजेनेसिस या तो oogenesis हो सकती है या स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, हम पहले एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हर स्ट्रक्चर के फंक्शन का कैसे पता चलेगा। तो हम उसके स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट करते हुए फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, किस पार्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है और फिर स्पर्म्स का पाथवे क्या है। ठीक है, इसी तरह से फिर हम बात करेंगे oogenesis की, कि फीमेल के अंदर किस पार्ट में जो है वो oogenesis हो रही है और उसका पाथवे क्या है। तो पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है a pair of testes, ठीक है, that is the main structure for the spermatogenesis, that is the main structure for the spermatogenesis। और ये जो टेस्टिस हैं ये आउटसाइड द बॉडी एक पाउच के अंदर जो है वो मौजूद है। दैट पाउच, दैट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, एब्डोमेन के नीचे की जानिब ये पाउच है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। लेदरी पाउच है और इस स्क्रोटम के अंदर जो है ये लाई करते हैं। और इनकी प्रेजेंस स्क्रोटम के अंदर इसलिए है क्योंकि एब्डोमेन का जो टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज 34 डिग्री सेल्सियस। तो ये लो टेम्परेचर देने के लिए क्या किया जाता है कि टेस्टिस को आउटसाइड द एब्डोमेन रखा जाता है, ताकि वहां पर स्वेटिंग के जरिए या और थर्मोरेगुलेटरी रेस्पॉन्सेस के जरिए वहां पर टेम्परेचर कम रखा जा सके। तो टेम्परेचर को लो रखने के लिए ये जो टेस्टिस हैं ये आउटसाइड द एब्डोमेन जो है वो लाई कर रहे हैं, आउटसाइड द एब्डोमेन लाई कर रहे हैं। जो इंटरनली अगर हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर बेशुमार ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, that are called as seminiferous tubules। ठीक है, seminiferous tubules। जिस तरह से किडनी के अंदर नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन के लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिन बनाने वाले ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के लिए। तो ये जो टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूलर सिस्टम है, इन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सीमन बनाने वाले ट्यूब्यूल। और सीमन आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्पर्म्स का और एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसका ये कलेक्शन होती है सीमन। तो सीमन बनाने वाली ट्यूब्यूल्स मौजूद है टेस्टिस के अंदर, उन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, एक्चुअली दीज आर द यूनिट ऑफ टेस्टिस, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये लूप्स की सूरत में इसके अंदर जब वो मौजूद होती हैं
दीज आर द साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्म बनाने की मेन जगह है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। असल में इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक मेन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इनसाइड, उसमें वो जो मौजूद जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये आगे हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं साथ। तो ये देखें, ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम सेक्शन काट के देखें तो इस सेक्शन में हमें जो है वो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स नजर आएंगे। ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली इन बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही बने हुए हैं, टेस्टिस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है मेन, और ये माइटोटिकली ही बने हुए हैं, ये डिप्लॉयड सेल ही है। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिप्लॉयड इन नंबर मौजूद है, डिप्लॉयड इन नंबर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स मौजूद है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन के प्रोसेस से, ठीक है, इनके अंदर डिवीजन के प्रोसेस से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। वो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड होके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे स्पर्मेटिड को बनाते हैं, और स्पर्मेटिड जो है ये मैच्योर होके ये स्पर्म बनाते हैं, और वो स्पर्म अलॉन्ग विद फ्लूइड, और वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बेसिकली साथ में मौजूद सर्टोलाई सेल से बनता है, ठीक है, उनसे जो है वो सर्टोलाई फ्लूइड जो है वो बनता है, और वो जो फ्लूइड है वो बेसिकली लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। तो स्पर्म्स अलॉन्ग विद दैट फ्लूइड दैट कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीमन। तो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सीमन बन रही होती है। सीमन में दोनों चीजें हैं, फ्लूइड भी है जो प्रोटेक्ट कर रहा है स्पर्म्स को, और साथ ही साथ जब उसके अंदर जो है वो क्या है स्पर्म्स भी है। टेस्टिस के अंदर जो दूसरी तरह के सेल्स हैं वो ट्यूब्यूल्स के दरमियान लाए करने वाले सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स दैट आर आल्सो कॉल्ड एज लेडिंग सेल्स। ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इस डायग्राम में ये एक ट्यूब्यूल है राउंड सी, और ये सात दूसरी ट्यूब्यूल। तो इन दोनों ट्यूब्यूल्स के दरमियान ये जो सेल्स मौजूद है बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये जिसको मैं ये रेड सर्कल हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो सेल्स मौजूद है बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, जैसे ये देखेंगे एक ट्यूब्यूल के बाहर और दूसरी ट्यूब्यूल, इनके दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान में ये जो सेल्स मौजूद है these are called as interstitial cells, ठीक है। इनको इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, ठीक है, दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान फ्लूइड, ठीक है, ऐसे ही ये दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान ये सेल्स लाए कर रहे हैं, these are called as interstitial cells। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये इंटरस्टिशियल सेल्स ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मौजूद है इंटरस्टिशियल सेल्स, ये क्या करते हैं कि गोनेडल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और उसके अलावा ये प्रोड्यूस करते हैं 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ये बेसिकली इसी की डेरिवेशन है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है that is responsible for the initial development of sex organ in fetus, development of male secondary sexual character during puberty, and successful development of sperms। या दूसरे लफ्जों में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो ट्रिगर बन रहा है, जो हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और उस टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए जो पीछे ट्रिगर है वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रही है, ये उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, हम सारा आगे हार्मोनल कंट्रोल भी डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो टेस्टिस हैं वो इंटरनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स पर मुश्तमिल है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और साथ ही फ्लूइड बनता है, सर्टोलाई फ्लूइड, जो उनको नरिश और प्रोटेक्ट करता है। और जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये वो हार्मोन्स बनाते हैं जिनकी मदद से ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है, जिनकी मदद से ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है। ये आपके सामने डायग्राम थी, इस डायग्राम में हमने ये देखा कि टेस्टिस के अंदर ये बेशुमार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मैं यहाँ पर
इसको एक ग्रीन कलर से जब हाईलाइट कर देता हूँ, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जो मेन स्पर्म डक्ट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वास डेफरेंस, इस स्पर्म डक्ट तक लेके जाने के लिए स्पर्म्स को मजीद यहाँ पर जो है वो क्या है, वेसल्स की जरूरत है। ठीक है, मजीद वेसल्स की जरूरत है। ये जो बेशुमार छोटी छोटी नालियां हैं जो मेन स्पर्म डक्ट की जानब स्पर्म्स को लेके जा रही हैं, जो स्पर्म बना रही हैं वो तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को मेन स्पर्म डक्ट की जानब लेके जा रही हैं, उनको हम नाम देते हैं वास इफरेंशिया का। ये जो वेसल्स है ना, दीज आर कॉल्ड एज वास इफरेंशिया। ठीक है, इफरेंशिया, वास एफरेंस भी कहते हैं, वास इफरेंशिया भी कहते हैं। ये आगे जा रही है मेन स्पर्म डक्ट की जानब, और ये जो मेन स्पर्म डक्ट है उसका जो सबसे पहला पोर्शन है, दैट इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज एपिडाइडमस। इसको हम क्या नाम देते हैं, एपिडाइडमस का नाम देते हैं। ठीक है, ये मेन स्पर्म डक्ट का वो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है ऑन टेस्टिस। तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनेंगे, वास इफरेंशिया के जरिए जाएंगे वो एपिडाइडमस में, एपिडाइडमस से वास डेफरेंस के जरिए, जो कि मेन स्पर्म डक्ट भी कहलाती है, इसके जरिए जाएंगे आगे इजैकुलेटरी डक्ट तक, और वहां पर मजीद सिक्रीशंस ऐड होके आगे इजैकुलेशन होके थ्रू यूरेथ्रा जिस्म से बाहर जाए। अब हम बात करते हैं कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं और किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रही हैं। आप यहाँ पर नोट कीजिए कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये उसका एक सेक्शन काट के दिखाया गया है, और आप इस सेक्शन में देखें कि आपको इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक तो ये सर्टोलाई सेल्स नजर आ रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया नजर आ रहे हैं, जो बेसिकली इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से ही बने हुए हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें मियोसिस और माइटोसिस और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजरते हुए ये स्पर्म्स बना रहे हैं, और जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है वो सर्टोलाई फ्लूइड बना रहे हैं। वो फ्लूइड भी और ये स्पर्म भी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में जो कैविटी होगी, जो एरिया होगी, जिसको हम नाम देते हैं ल्यूमन का, उस ल्यूमन में ये जमा होते जाएंगे। और इससे बाहर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये देखें, ये लेडिंग सेल्स मौजूद, जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन अंदर जो है वो इफेक्ट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को। उसके अलावा इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जानब ब्लड वेसल्स भी मौजूद है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर मौजूद है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर मैंने भी बात की कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म्स बनेंगे वो आएंगे वास डेफरेंस की जानब, जो कि मेन स्पर्म डक्ट है, और इस वास डेफरेंस का जो पहला पोर्शन है, जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है, उसको हमने नाम दिया एपिडाइडमस का। और ये जो एपिडाइडमस है, ठीक है, ये एपिडाइडमस में जैसे ही वो स्पर्म्स जो है वो आएंगे, एपिडाइडमस से ये स्पर्म्स आएंगे आगे मेन स्पर्म डक्ट की जानब, और मेन स्पर्म डक्ट से ये आगे जाएंगे कहाँ पर, टू इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे उनमें हम एक सेमिनल वेजिकल की भी बात करेंगे, एक इजैकुलेटरी डक्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, वो हम सारी स्ट्रक्चर्स अभी, और उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, उनका भी हम रोल अभी जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो मेन कैरेज की हम पहले बात कर रहे थे कि स्पर्म्स का मेल के अंदर पाथवे क्या होगा। तो मेल में वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बन के वहां से एपिडाइडमस को, एपिडाइडमस से वास डेफरेंस को, वास डेफरेंस से यूरिथ्रा को,
urethra in male called as urinogenital duct, but not in female. फीमेल में जो यूरेथ्रा है वो सिर्फ यूरिनरी डक्ट है. मेल में जो यूरेथ्रा है वो यूरिन को भी कैरी करता है और साथ ही साथ वो स्पर्म्स को भी कैरी करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल डक्ट. मेल के अंदर ये यूरोजेनिटल डक्ट है, कॉमन पैसेज. तो ये यूरेथ्रा जो है ये बेसिकली वास डेफरेंस से सीमन को लेके रिसीव करके ये आउटसाइड द बॉडी थ्रू यूरिथ्रल ऑरिफिस, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उसके जरिए एक्सटर्नल जो है वो ये भेजेगा. और यूरिथ्रल ऑरिफिस जो है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर जो है वो मौजूद होता है. वहां से ये फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इसकी ट्रांसमिशन है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो पॉइंट्स देखे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म्स बने यहाँ से आए एपिडाइडमस में, एपिडाइडमस से ये आए आगे वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस इसको लेके जा रही है. ये वास डेफरेंस मेन वास डेफरेंस का सबसे एंड वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, ये फूला हुआ हिस्सा है. यहाँ से ये जो है वो जाएंगे टू, साथ ही यहाँ पर सेमिनल वेसिकल एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो अपनी सिक्रीशंस को जो है वो ऐड करेगी. और ये यहाँ से जब होते हुए ये जाएंगे टू इजैकुलेटरी डक्ट, वहां पर जब टेम्परेरी स्टोरेज है, और वहां से ये जाएंगे इनटू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है वो इसको आउटसाइड दी बॉडी ये जो है वो भेज देगी. ये स्पर्म्स का पैसेज है इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, 3 तरह के ग्लैंड्स हैं. एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो सिंगल है, पेयर्ड नहीं है, सिंगल है. ये क्या करता है, दैट प्रोड्यूस एन अल्कलाइन वाइट फ्लूइड, और वो वाइट फ्लूइड बेसिकली सीमन के अंदर 30% पोर्शन जो है वो बनाता है. ठीक है, ये अल्कलाइन वाइट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच. और चूंकि ये अल्कलाइन है तो ये मजीद जरूरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर विजाइना की पीएच को कंट्रोल करने के लिए कि जब स्पर्म्स जो है वो एंटर होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो वहां की जो एसिडिक पीएच है वो फॉरन स्पर्म्स को किल ना कर दे. इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, स्पर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए ये जो है वो मौजूद है पीएच मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, दूसरे ग्लैंड यहाँ पर है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिनको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये पेयर्ड है, और इनका काम है म्यूकोप्रोटीन्स खारिज करना, जिनका काम बेसिकली लुब्रिकेट करना है, जिनका काम बेसिकली लुब्रिकेट करना है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, और साथ ही साथ न्यूट्रलाइज द यूरिन, क्योंकि यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म. तो कहीं यूरिन की पीएच इन स्पर्म्स के लिए डैमेजिंग इफेक्ट ना करे, तो उस यूरिन को न्यूट्रलाइज करने का काम ये भी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का है. और तीसरा जो है वो सेमिनल वेसिकल्स हैं. ठीक है, वो भी पेयर्ड है, और उनकी सिक्रीशंस वो भी सीमन के अंदर जो है वो मौजूद होती है, और उसका काम भी बेसिकली प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और लुब्रिकेट करना है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को. तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, एक पेयर्ड है, एक सिंगल है और 2 पेयर्ड है. ये सारे ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है, जो अपनी सिक्रीशंस को ऐड करते हैं साथ में स्पर्म्स के साथ, और सीमन की प्रोडक्शन का जो है वो सबब बन जाते हैं. ये तीनों ग्लैंड से जो प्रोड्यूस हो रहा होगा फ्लूइड, ठीक है, उसका मेन काम न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन है. ये अपनी सारी सिक्रीशंस को सीमन के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे एट द जंक्शन. ठीक है, एट द जंक्शन तो यहाँ पर जो है वो इजैकुलेशन के वक्त जो वास डेफरेंस के और यूरिथ्रा के जंक्शन पे ये सारी सिक्रीशंस जो है वो ऐड हो रही होंगी. वास डेफरेंस के और यूरिथ्रा के जंक्शन पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये सारी सिक्रीशंस जो है वो ऐड हो रही होंगी. दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेस्टिस, और टेस्टिस में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स.
ठीक हो गया। और वो अपने स्पर्म्स को भेजेंगी इनटू द एपिडाइडमस वाया वास इफरेंस, और वास इफरेंस ये एपिडाइडमस में लेके जाएंगे उन स्पर्म्स को, और एपिडाइडमस से वो स्पर्म्स जाएंगे टू वास डिफरेंस। अब देखिए वास डिफरेंस वही स्पर्म डक्ट भी कहलाती है, दो जगह पर ये लेबलिंग है, दोनों सेम ही है। वास डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज मेन स्पर्म डक्ट। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए ये जो है वो आ रही है आगे, और आगे जो है वो इसके साथ मुख्तलिफ ग्लैंड, इसका ये जो लास्ट पोर्शन है ये वाला, इसको हमने नाम दिया था एम्प्यूला का। ठीक है, और इसमें ये सेमिनल वेजिकल अपनी सिक्रीशन ऐड करेंगे। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये सारा ये भी अपनी सिक्रीशन ऐड करेगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये भी अपनी सिक्रीशन ऐड करेगा। ठीक है, ये एम्प्यूला से आगे ये इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर सीमन आई, और यहाँ से जो है वो फिर इजैकुलेशन के दौरान ये गई टू यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा जो है ये ओपन होगी आउटसाइड दी बॉडी वाया यूरिथ्रल ऑरिफिस, लेकिन साथ ही जो है वो आउटसाइड दी बॉडी एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके अंदर ये जो है वो लाई कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड एज द पीनिस। अब कहाँ कहाँ माइटोसिस होनी है स्पर्मेटोजेनेसिस में, कहाँ कहाँ मियोसिस होनी है, कहाँ कहाँ मैच्योरेशन है, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर होने वाले इवेंट्स के दरमियान कंपैरिजन की, कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 में क्या होता है और मियोसिस 2 में क्या होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर माइटोसिस होगी तो वहां क्या होगा, अगर मियोसिस होगी तो वहां क्या होगा। वैसे तो सेल डिवीजन वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हुए हैं, लिहाजा कोई इतना इश्यू नहीं है, वहां पर भी हमने ये बातें डिस्कस की थी कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन ये माइटोसिस और मियोसिस सब में प्रोफेज में होती है और कंप्लीट हो जाती है मेटाफेज में, लेकिन मियोसिस में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है प्रोफेज में ही, प्रोफेज 1 में ही, मियोसिस 1 में। माइटोसिस में अब देखें मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम देखें तो 46 जो है वो मोनोवेलेंट होते हैं माइटोसिस में। ठीक है, और ये 23 जो है वो जोड़े बनाते हैं, लेकिन अगर मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 के अंदर वो चूंकि 23 अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो वो 23 मोनोवेलेंट होते हैं और उनसे आगे डिवीजन नहीं होती है। सिर्फ मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बाकी में क्रॉसिंग ओवर नहीं है। सेंट्रोमियर की डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस 2 में होती है, लेकिन मियोसिस 1 में नहीं होती। इसी तरह से एक क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर फाइबर दो आके अटैच होते हैं माइटोसिस और मियोसिस 2 में, लेकिन एक आके अटैच होता है किसमें, मियोसिस में। और रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो है ये मियोसिस 1 के अंदर है। और माइटोसिस में अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, तो चूंकि डीएनए मौजूद है क्रोमाटिड में, तो अगर एक क्रोमोसोम ये माइटोसिस में ये डिवाइड होके इस तरह से जा रहा है कि दोनों जानब जो है वो एक एक क्रोमाटिड जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ नहीं हुए, क्योंकि जब हम क्रोमोसोम की डेफिनेशन करते हैं तो सेंट्रोमियर अलॉन्ग विद क्रोमाटिड इज अ क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम तो 2 बन गए हैं, लेकिन इनमें क्रोमाटिड तो एक एक ही गया है, लिहाजा इसके अंदर डीएनए की अमाउंट वो हाफ होके चली गई है। अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होगा जो बाद में पूरा हो जाएगा रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान, ऐसे फेज के दौरान। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ कि माइटोसिस कहाँ और मियोसिस कहाँ। माइटोसिस और मियोसिस के ये दोनों इवेंट्स का कंपैरिजन मैं आपको बता चुका हूँ, अभी यहाँ मजीद कोई डिटेल्ड बात नहीं करेंगे। इन शॉर्ट जो मियोसिस है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और जो माइटोसिस है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम रहते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में कहाँ कहाँ प्रोसेस हो रहा है। पहले नंबर पर तो बात कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 मेजर फेजेस में हम इसको ले लेते हैं। पहली जो फेज है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया फेज, जिसमें जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, दैट प्रोड्यूस द स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोसिस। ना सिर्फ माइटोसिस बल्कि डिफरेंशिएशन भी है साथ में। फिर क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है
इनके अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में ये बनाते हैं स्पर्माटिड्स। पहले मियोसिस 1 हुई, फिर मियोसिस 2 हुई। अब ये जो स्पर्माटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्माटिड्स, ये जो फेज है दैट इज द स्पर्मेटोसाइट फेज। अच्छा, बात हो रही थी कि ये स्पर्मेटोसाइट्स पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर तो ये जो फेज है दैट इज द स्पर्मेटोसाइट फेज। फिर तीसरी फेज में क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं दैट विल फॉर्म द मैच्योर स्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। एक लफ्ज है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ओवरऑल स्पर्म फॉर्मेशन के अमल को, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के अमल को। एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं स्पर्माटिड से, यानी कि इनमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म बनने के अमल को। तो ये 3 फेजेस में हो रही है और इन तीनों फेजेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कब से स्टार्ट होगी और किस तरह से जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनियल फेज की। ठीक है, यहां पर क्या है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, वही डिवाइड होके माइटोसिस के जरिए वो आगे स्पर्मेटोगोनियम जो है वो बना रहे होंगे। ठीक है, दैट एंटर इनटू द माइटोसिस। अब कुछ बुक्स में यहाँ पर माइटोसिस का जिक्र है और कुछ बुक्स में यहाँ पर भी जिक्र है डिफरेंशिएशन का। बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स डिफरेंशिएट भी होते हैं और डिफरेंशिएट होके 2 तरह के सेल्स बनाते हैं। एक सेल बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिन्होंने आगे स्पर्म्स को बना देना है, और दूसरे सेल्स यहां पर बनाते हैं सर्टोलाए। ठीक है, सर्टोलाए। वो जो सर्टोलाए सेल्स है, वो सर्टोलाए सेल्स भी तो, या जिसको अब लीडिंग सेल्स हम नाम दे रहे थे, ठीक है, वो जो लीडिंग सेल्स हैं वो भी तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन से ही बनेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया की। दैट स्पर्मेटोगोनिया विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज बाय माइटोसिस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला, ये जो सेल है हमने ये डिस्कस किया, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है स्पर्मेटोगोनिया, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉयड है। दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल एंटर इनटू मियोसिस 1, और जब ये मियोसिस 1 में एंटर होगा तो इसका मतलब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे दैट विल बी हैप्लॉइड। ये 2 बनेंगे तादाद में, लेकिन क्या होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मियोसिस 1 कहां पर हो रही है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो डिवाइड हो रहे हैं, वो मियोसिस 1 के में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, और ये जो है डिवाइड होके ये क्या करते हैं, दैट विल फॉर्म दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आपकी बुक में यहां पर भी स्पर्मेटोगोनिया से टोटली डिफरेंशिएशन के नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बुक को फॉलो करते हुए इसको जब ले लेंगे, लेकिन जब इसका नंबर, बेसिकली नंबर बनता है, इंक्रीज होता है स्पर्मेटोगोनिया के लेवल पे। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के जरिए बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उन सेल से ये जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन के नतीजे में बन रहे हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में दाखिल होंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और ये आगे एंटर होंगे मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 के नतीजे में 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, हर एक से आगे फर्दर 2। लेकिन ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। अब ये स्पर्मेटिड दैट अंडरगो डिफरेंशिएशन, ये मैच्योर होंगे, ये डिफरेंशिएट होंगे, और डिफरेंशिएट होके ये क्या करेंगे, ये स्पर्म्स बनाएंगे, 4 स्पर्म्स बनेंगे। उन 4 में से 2 ऐसे होंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम, और 2 ऐसे होंगे जिनमें जो है वो वाई क्रोमोसोम होगा। ये सेक्स क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, बाकी साथ में ऑटोसोम तो होने ही है ना, 22। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, फ्रॉम प्यूबर्टी। ठीक है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा।
और जाएगा टिल डेथ। ठीक है, ये कंटिन्यूटी में ये जो है वो प्रोसेस जाएगा। ठीक है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा टिल, और ये देख ले कि एक टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर लें कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरह से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये माइटोसिस, ये मेंशन भी है माइटोसिस का। ठीक है, लेकिन आप अपनी बुक को साथ में जब वो फॉलो करेंगे, वहाँ डिफरेंशिएशन है उसको लेके जाएंगे, एंटर होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, मियोसिस 1 में जाएंगे, वो आगे फिर मियोसिस 2 में जाएंगे, सेकेंडरी वो आगे स्पर्मेटिड बनेंगे, वो डिफरेंशिएट होकर ये मैच्योर स्पर्म बना रहे हैं, कंप्लीट स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। सेम वही कि स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जिनमें से एक एक्स और एक वाई भी है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 46 क्रोमोसोम वाला हो गया। जो यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, उसके नतीजे में 23 वाले जब वो 2 बन जाएंगे, एक एक्स वाला बनेगा, एक वाई वाला बनेगा, और ये आगे जब मियोसिस 2 में जाएंगे तो इससे भी 23 वाले 2 बनते जाएंगे, और ये 2 जो है वो एक्स वाले और ये 2 वाई वाले। तो इस तरह से 50% स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग है, और 50% जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक इसमें जो टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस को भी स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने के अमल को स्पर्मियोजेनेसिस। ये आपकी बुक की डायग्राम है, जहां पर मेंशन है कि कैसे एक स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है, वो आगे कैसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में दाखिल होके वो और एंड में डिफरेंशिएट होके कंप्लीट स्पर्म जो है वो बना रहा है। एक स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो उसका हेड भी है, उसका मिडल पार्ट कॉलर भी है, और उसका जो है वो टेल भी है। कॉलर के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, हेड में न्यूक्लियस होता है, और हेड की टिप पे एक्रोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद है जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर सकते हैं, और फ्लैजिलम यहाँ पर मोटेलिटी के लिए है। ठीक है, दैट इज अ फ्लैजिलेटेड सेल इन ह्यूमन बॉडी। जो स्पर्म है दैट इज द ओनली फ्लैजिलेटेड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे है स्पर्मेटोजेनेसिस का? तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसका हार्मोनल कंट्रोल जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं फैक्टर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर्स, ये पिट्यूटरी के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, और पिट्यूटरी से 2 तरह के हार्मोन्स की सिक्रेशन का सबब बनते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के फैक्टर्स के थ्रू, हाइपोथैलेमस से ये फैक्टर्स अराइज हो रहे हैं, और हाइपोथैलेमस से ये राइज होके ये क्या कर रहे हैं, ये 2 तरह के हार्मोन्स जो है वो बना रहे हैं। हाइपोथैलेमस जाके पिट्यूटरी के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, और पिट्यूटरी से 2 तरह के हार्मोन बनते हैं। एक हार्मोन है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज सेम एज LH इन फीमेल। ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और दूसरा है यहाँ पर FSH, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट अफेक्ट ऑन द सर्टोलाइ सेल्स। ठीक है, ये सर्टोलाइ सेल्स के ऊपर अफेक्ट करता है, और सर्टोलाइ सेल से प्रोडक्शन का सबब बनता है सर्टोलाइ फ्लूइड का। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है जैसे ओवरी में फॉलिकल सेल्स के ऊपर FSH का इफेक्ट था, तो यहाँ पर जो वो किसके ऊपर इफेक्ट है? यहाँ पर सर्टोलाइ सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट है, और प्रोडक्शन है सर्टोलाइ फ्लूइड की। जो ICSH है दैट इफेक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स, और वो इंटरस्टिशियल सेल्स को इफेक्ट करते हुए इंटरस्टिशियल सेल्स से टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन का सबब बनता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन अंदर स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर इफेक्ट करते हुए स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस का सबब बनता है। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों ही, ठीक है, ये हार्मोन FSH और LH जो पिट्यूटरी से पैदा हो रहे हैं दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में ये फैक्टर्स कब रिलीज होंगे? एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब है प्यूबर्टी लेवल पे ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होने हैं, इन्होंने जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं। ये 2 हार्मोन उनमें हमने जो डिस्कस किए ICSH और FSH,
इनका काम कहाँ पर है? इन दोनों का इफेक्ट है गोनेड्स के ऊपर। जो मेल गोनेड्स हैं टेस्टिस, उन टेस्टिस के ऊपर इन दोनों हार्मोन्स का इफेक्ट है। उनमें से जो एक हार्मोन है ICSH, ये टेस्टिस में जो मौजूद इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या लेडिंग सेल्स हैं, उनसे टेस्टोस्टेरोन एंड हाइड्रोक्सी 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन का सबब बनते हैं। और जो दूसरे जो है वो हार्मोन, वो क्या करते हैं, वो गोनेड्स के अंदर ही, यानी कि टेस्टिस के अंदर ही जो मौजूद है इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सर्टुलाइज सेल्स मौजूद है, उन सर्टुलाइज सेल से सर्टुलाइज फ्लूइड की प्रोडक्शन का सबब बनते हैं। क्लियर हो गया? दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे oogenesis को, और oogenesis को रिलेट करेंगे विद फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो कल इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और उससे रिलेटेड जो है वो गैमेटोजेनेसिस होगा।